ठीक है दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास है एनसीईआरटी जैसे वाला उसका आज अध्ययन करेंगे। इसमें लगभग पहले भारतीय इतिहास का कालक्रम है, पहला अध्याय। इसमें तो पहले अध्याय हम शुरू करते हैं, जिसे प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक है। इसमें लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व में धान की रोपाई, गंगा घाटी की नगरीकरण एवं महाजनपद एवं आहत सिक्के प्रारंभ किए गए। लगभग 500 से 400 ईसा पूर्व में मगध शासकों की सत्ता पर पकड़ की गई। लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण किया गया। लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का आक्रमण मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। लगभग 272 से 231 ईसा पूर्व में अशोक महान का सम्राट का शासनकाल रहा था। लगभग 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था। उसके बाद 200 से 100 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर में शक शासन, दक्षिण भारत में चोल, चेर व पांड्य, दक्कन में सातवाहन वंश की स्थापना हो गई थी। लगभग 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक पश्चिमोत्तर में शक, मध्य एशिया के लोग जो शासक थे वो रोमन व्यापार, सोने व सिक्के जारी किए। लगभग 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ और 78 ईस्वी में उसने शक संवत की स्थापना की। लगभग 100 से 200 ईस्वी में सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमिदान के अभिलेखीय प्रमाण में प्राप्त होते हैं। लगभग 320 ईस्वी में गुप्त शासन का आरंभ होता है और 335 से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासन का समयकाल रहता है। लगभग 375 से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय और दक्कन में वाकाटक शासकों का शासन रहता है। लगभग 500 से 600 ईस्वी में कर्नाटक के चालुक्यों का उदय और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय होता है। लगभग 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, उसके ही समय में चीनी यात्री स्वेंगतांग की यात्रा का वर्णन हमें मिलता है। लगभग 612 ईस्वी में अरबों की सिंध पर विजय का में। फिर इसमें आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड। पुरातत्व के निम्न में हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले, कहाँ कहाँ पे मिले, उसकी वस्त दे रखी है। 20 लाख वर्ष पहले वर्तमान से पूर्व है। निम्न पुरापाषाण वर्तमान से पूर्व पुरापाषाण काल चल रहा था। 80,000 पूर्व मध्य पाषाण काल था। 35,000 वर्ष पूर्व उच्च पुरापाषाण काल था। 12,000 पूर्व मध्य पाषाण काल था। 10,000 पूर्व नव पाषाण काल था, जो आरंभिक कृषक तथा पशुपालक के साक्ष्य में मिलते हैं। 6,000 ईसा पूर्व में ताम्र पाषाण, तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया, इसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है। 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का हमें कालक्रम देखने को मिलता है। 1000 ईसा पूर्व आरंभिक लोहे काल और महापाषाण काल और समाधान की प्रक्रिया को हमें देखने को मिलती है। 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व आरंभिक ऐतिहासिक काल है। देखो, सभी तिथियाँ अनुमानित है। इसके अतिरिक्त उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में हुए विकास की प्रक्रिया में व्यापक विविधताएं हैं। यहाँ दी गई तिथियाँ हर चरण की प्राचीन साक्ष्य को इंगित करती है। फिर इसमें हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विकास के कौन कौन से चरण थे, उसमें देखें हम। 1875 हड़प्पाई मोहर पर किंगडम की रिपोर्ट मिली है हमें। 1921 में माधव सरोवरस द्वारा हड़प्पा के उत्खननों का आरंभ किया गया। 1925 मोहनजोदड़ो में उत्खननों का आरंभ किया गया। 1946 RIM व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन किया गया। 1955 SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का कार्य आरंभ किया गया। 1960 ईस्वी में BB लाल व BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगा के उत्खनन का आरंभ किया गया। 1974 MR मुगल द्वारा बहावलपुर चेलिस्तान में अन्वेषणों का आरंभ किया गया। 1980 में जर्मन व इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो सतह का अन्वेषणों का आरंभ किया गया। 1986 अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ किया गया। 1990 में RS विस्ट द्वारा धोलावीरा, जो गुजरात में पड़ता है, उसका उत्खनन किया। नेक्स्ट बिंदु है प्रमुख साहित्यिक परंपराएं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी।
इसमें लगभग 500 ईसा पूर्व में पाणिनि की अष्टाध्यायी व संस्कृत पर व्याकरण की टीका लिखी गई। लगभग 500 से 200 ईसा पूर्व में प्रमुख धर्मसूत्र संस्कृत में लिखे गए। 500 से 100 ईसा पूर्व में आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक सहित पाली भाषा में इसे संग्रहित किया गया। 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी में रामायण और महाभारत संस्कृत में लिखी गई। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक मनुस्मृति पर संस्कृत में तमिल संगम साहित्य की रचना और संकलन किया गया। लगभग 100 ईस्वी चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। 200 ईस्वी से पुराणों का संकलन संस्कृत में किया गया। 300 ईस्वी में भरत मुनि का नाट्य संस्कृत में रचित हमें मिलता है। 300 से 600 ईस्वी में अन्य धर्मशास्त्र संस्कृत में हमें देखने को मिलते हैं। लगभग 400 से 500 ईस्वी में संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य सहित खगोल व गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट और वराहमिहिर के ग्रंथ संस्कृत में। जैन ग्रंथों का संग्रहण प्राकृत भाषा में हमें देखने को। अगला बिंदु है महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव। लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभिक वैदिक परंपराओं का हमें देखने को मिलती है। 1000 से 500 ईस्वी उत्तर वैदिक परंपरा देखने को मिलती है। लगभग 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म इनका विकास हमें देखने को मिलता है। लगभग 3वीं सदी ईसा पूर्व में आरंभिक स्तूपों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है जो अशोक के कालीन है। लगभग 2वीं सदी ईसा पूर्व से आगे महायान बौद्धयान का विकास, वैष्णववाद, शैववाद व देवी पूजन परंपराएं प्रारंभ हो जाती है। 3वीं सदी ईस्वी में सबसे पुराने हमें मंदिर देखने को मिलते हैं जो गुप्तकालीन है। अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कौन कौन सी देखते हैं। 18वीं शताब्दी में 1784 बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया। 19वीं शताब्दी में 1810 का दशक कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेख एकत्रित किए। फिर 1838 में जेम्स पिरसेप द्वारा अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों का अर्थ लगाना व इनको पढ़ा गया। 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों को एक अंश को प्रकाशित किया। 1886 में दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र एपियोग्राफियों कर्नाटिका का प्रथम अंक प्रकाशित किया। 1288 में एपियोग्राफियों इंडिका का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। फिर 1965 से 1966 तक डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपियोग्राफिकल पॉलिसी प्रकाशित की। फिर नेक्स्ट बिंदु है प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज और संस्करण के महत्वपूर्ण चरण। 1814 में इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना की गई। 1834 में राम राजा लिखित एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन किया गया। कनिंघम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की गई। 1835 से 1842 जेम्स फर्ग्यूसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया गया। 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम की स्थापना की गई और मद्रास की साथ में स्थापना की गई। 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने बिल्सा टॉम से लिखी जो जहाँ सांची पर लिखी गई थी। ये सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक है। 1878 राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ और शाक्य मुनि का प्रकाशन है। 1880 एच कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया। 1888 ट्रेजर ट्रोव एक्ट का बनाया जाना। इसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज़ को हस्तगत कर सकती है। 1914 जॉन मार्शल और अल्फ्रेड पुसे की द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन किया गया। 1923 जॉन मार्शल की पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन हुआ। 1955 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय और नई दिल्ली की नींव रखी। 1989 सांची को एक विश्व कला दया स्थान घोषित किया गया।
अगला बिंदु है महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन। लगभग 1200 से 1300 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। 1206 में लगभग 1300 से 1400 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1336 में बहमनी राज्य की स्थापना। 1347 में जौनपुर, कश्मीर और मदुरई में सल्तनतें रही। लगभग 1400 से 1500 ईस्वी उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना। 1435 में गुजरात और मालवा की सल्तनतों की स्थापना। अहमदाबाद, बीजापुर और बेरार सल्तनतों का उदय हुआ 1490 में। लगभग 1500 से 1600 ईस्वी पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय। 1510 बहमनी राज्य का विनाश, गोलकुंडा की सल्तनत का उदय। 1518 में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना। 1526 में। अगला बिंदु है विजयनगर की खोज व संरक्षण की मुख्य घटनाएं। 1800 में कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा की गई। 1856 में अलेक्जेंडर ग्लेनिलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिए। 1876 में पुरास्थल की मंदिर की दीवारों के अभिलेखों का G.F. प्लिथ द्वारा उल्लेखन आरंभ किया गया। 1902 में जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण का कार्य आरंभ किया गया। फिर 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया, जो कर्नाटक में स्थित है। काल रेखा व मुगल साम्राज्य। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर बाबर ने मुगल बादशाह बनाया। 1530 से 40 हुमायूं का शासनकाल रहा है। पहला चरण में फिर शेरशाह सूरी ने इसे हरा दिया था। 1540 से 55 तक शेरशाह सूरी से हारकर हुमायूं साफवी दरबार में प्रवास के लिए चल पड़ा, जो ईरान चला गया था। 1555 से 1556 हुमायूं खोए हुए साम्राज्य को वापस हासिल करता है। 1556 से 1605 अकबर का शासनकाल रहता है और 1605 से 27 तक जहांगीर का शासनकाल रहता है। 1628 से 58 तक शाहजहाँ का शासनकाल रहता है और 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल रहता है, जो अंतिम मुगल बादशाह है, जो सबसे शक्तिशाली था। औरंगजेब के बाद में 1739 ईस्वी में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है और दिल्ली को लूटता है और 70 करोड़ रुपए लेके लूटपाट करता है। 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली व पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराता है। 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए जाते हैं। 1857 अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज गद्दी से हटा देते हैं और देश निकाला दे देते हैं, जो म्यांमार भेज देते हैं और म्यांमार में उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला बिंदु है मुगल काल में क्या क्या हुआ देखो। 1530 में बाबर के संस्मरणों की पांडुलिपि का तिमूरिया के पारिवारिक संग्रह का हिस्सा बनना व तुर्की भाषा में लिखे गए संस्मरण किसी तरह एक तूफान से बचा लिए गए, जो इस काल के महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में है। 1587 गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा का लेखन की शुरुआत की गई। 1589 में बाबर के संस्मरणों को बाबरनामा के रूप में फारसी में अनुवाद किया गया। 1589 से 1602 अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पर कार्य किया गया। 1505 से 1622 तक जहांगीर द्वारा जहांगीरनामा तुजू के जहांगीरी के नाम से अपना संस्मरण लिखना प्रारंभ किया। 1639 से 47 तक अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा बादशाहनामा के पहले 2 दफ्तरों का लेखन हुआ। लगभग 1650 मोहम्मद वारिस द्वारा शाहजहाँ के तीसरे दशक का बादशाहनामा के रूप में लेखन की शुरुआत हुई। 1668 मोहम्मद काजिम द्वारा औरंगजेब के शासनकाल में पहले 10 वर्षों के इतिहास को आलमगीरनामा के रूप में संकलन किया। पहले देखो कुछ यात्रियों जिन्होंने वृत्तांत थोड़े अपने वृत्तांत में लिखे। 10वीं 11वीं शताब्दी में 973 से 1048 तक मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल-ब्रूनी की पुस्तक है, जो अफगानिस्तान से आया था। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो इटली से आया था। 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता मोरक्को से आया था। 15वीं शताब्दी में निकोलो कांटी इटली से आया था। 15वीं शताब्दी में अब्द अल रज़ाक कमाल अल दिन अब्न इसहाक अल समरकंदी समरकंद से आया था। और 1466 से 75 के मध्य भारत में बिताए गए वर्ष अफगान उपन्यासी निकितिन 15वीं शताब्दी से रूस से आया था।
और 16वीं शताब्दी में 1518 में भारत की यात्रा पर दुर्ते बारबोसा, इसकी मृत्यु 1521 में पुर्तगाल से आया हुआ था। 1520 से 22 तक डोमिंगोज पाइस आया था। 1562 मृत्यु का वर्ष कहा जाता है। सईद अली रेस तुर्की से आया था। 1536 से 1600 ईस्वी में अंतोनिया मासरेंट स्पेन से आया था। 7वीं शताब्दी में भारत में बिताए गए वर्ष मोहम्मद वली बल्खी द्वारा बल्ख से आया था। 1600 से 67 के बीच में पीटर मुंडी इंग्लैंड से आया था। 1605 से 89 तक जो बेस्टिन तेवनियर फ्रांस से आया था। 1620 से 88 फ्रांसवा बेनियर फ्रांस से आया था। अगला बिंदु है भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ प्रमुख धार्मिक शिक्षक। 500 से 800 ईस्वी में तमिलनाडु में अपायर समदर और सुंदर मूर्ति का धार्मिक कार्य किया था। 800 से 900 तमिलनाडु में नम्वल्लर मणिचार अंडाल तंद्रानिपोडी। 1000 से 1100 ईस्वी में पंजाब में अल हुजवीरी दातागंज बख्श। तमिलनाडु में रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। 1100 से 1200 ईस्वी कर्नाटक में बसवन्ना ने किया। 1213 ईस्वी में महाराष्ट्र में ज्ञानदेव मुक्ताबाई। राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। पंजाब में बहादुद्दीन जकारिया और सफरुद्दीन गंज ए शंकर। दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी द्वारा इसका चिश्ती संप्रदाय का और धार्मिक कार्यों में योगदान रहा। 1300 से 1400 कश्मीर में लाल देग। सिंध में लाल शाहबाज कलंदर। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया। उत्तर प्रदेश में रामानंद। महाराष्ट्र में चोखा मेला। बिहार में सरफुद्दीन यहया मनेरी ने। 1400 से 1500 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश में कबीर ने। रैदास सूरदास। पंजाब में बाबा गुरु नानक देव। गुजरात में वल्लभाचार्य ने। ग्वालियर में अब्दुल्ला सत्तारी। गुजरात में अहमद शाह आलम। गुलबर्गा में मीर सैयद मोहम्मद केसुदराज। असम में शंकरदेव। महाराष्ट्र में तुकाराम ने धार्मिक कार्यों पर कार्य किए। 1500 से 1600 ईस्वी में बंगाल में श्री चैतन्य भगत द्वारा। राजस्थान में मीराबाई द्वारा। उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल कसू गंगोही। मलिक मोहम्मद जायसी व तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस के द्वारा यह धार्मिक कार्य पर कार्य किया। लगभग 1600 से 1700 ईस्वी हरियाणा में शेख अहमद सरहिंदी। पंजाब में मियाँ मीर द्वारा यह कार्य किया गया। अगला बिंदु इसमें आधुनिक भारत में औपनिवेशिक स्थापना व उसका विस्तार। 1500 से 1700 में यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत में अपने ठिकाने स्थापित करती है। पणजी में पुर्तगाली 1510 में। मछलीपट्टनम में डच 1605। मद्रास में 1639। बम्बई में 1661। कलकत्ता में 1690 में। अंग्रेज तथा पांडिचेरी में 1673 में फ्रांसीसी अपने ठिकाने बनाते हैं। 1757 प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत होती है। वे बंगाल के शासक हो जाते हैं। 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली होती है। 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट का होना पास। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1784 सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। 1793 में कॉर्नवालिस संहिता बनी। बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त की स्थापना की गई। 1800 के दशक में संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आने लगे और वहां बसने लगे जो पश्चिम बंगाल में स्थित। 1801 में अवध में विलीजिल द्वारा सहायक संधि लागू की गई। 1818 में बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त की स्थापना की गई। 1820 का दशक में कृषि कीमतें में गिरने लगी। 1840 व 1850 का दशक में बम्बई दक्कन में कृषि विस्तार की धीमी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1855 से 56 में संथालों की बगावत हो गई। संथाल विद्रोह प्रारंभ हो गया। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया गया। अवध का अधिग्रहण कर लिया गया।
1856 से 57 में अंग्रेजों द्वारा अवध में एक मुश्त लगान बंदोबस्त लागू की गई। अगला है 1857 की क्रांति। इसमें 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह प्रारंभ कर दिया गया था। 11 व 12 मई को 1857 को दिल्ली रक्षक सेना में विद्रोह बहादुर शाह सांकेतिक के नेतृत्व में स्वीकार किया गया। 20 से 27 मई 1857 को अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, एटा में सिपाही विद्रोह प्रारंभ किया गया। 30 मई 1857 को लखनऊ में विद्रोह प्रारंभ हो गया। मई जून 1857 को सैन्य विद्रोह एक व्यापक जन विद्रोह में बदल गया। 30 जून 1857 को चिन्हाट के युद्धों में अंग्रेजों की निर्णायक हार रही। 25 सितंबर 1857 को एवलोक व ओमटक के नेतृत्व में अंग्रेजों की टुकड़ियों लखनऊ के रेजिडेंट में दाखिल होने लगी। जून जुलाई 1858 को युद्ध में रानी झांसी की मृत्यु, युद्ध में शाहमल की मृत्यु हो गई। 1861 में कपास में तेजी का समर्थन, कपास की तेजी हुई। 1875 दक्कन के गांव में रैयतियों की बगावत हुई। अगला बिंदु है औपनिवेशिक नगर। 1803 में कलकत्ता नगर सुधार पर लॉर्ड विलियम द्वारा लिखित मिनिटस। 1818 दक्कन पर अंग्रेजों का कब्जा, बम्बई को नए प्रांत की राजधानी बनाया गया जाता है। बम्बई दक्कन में प्रथम राजस्व बंदोबस्त का आरंभ किया जाता है। 1853 बम्बई में ठाणे तक रेल लाइन बिछाई गई। 1857 बम्बई में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल की स्थापना की गई। 1857 बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1870 का दशक नगरीय नगरपालिकाओं में निर्वाचन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना लगा। 1881 मद्रास हार्बर का निर्माण पूरा हुआ। 1896 बम्बई के वाटसन होटल में पहली बार फिल्म दिखाई गई। 1896 बड़े शहरों में प्लेग फैलने लगे। 1811 कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया। अगला बिंदु है राष्ट्रीय आंदोलन। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। उस दिन प्रवासी दिवस 9 जनवरी को हर साल मनाते हैं। 1917 चंपारण आंदोलन होता है बिहार में। 1918 खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन होता है। अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। 1818 से 1918 से 19 तक बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं। 1919 रोलेक्ट सत्याग्रह मार्च अप्रैल में। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को होता है। 1921 असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होते हैं। 1922 चोरी चौरा घटना होती है यूपी में 5 जनवरी को। गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं 5 फरवरी को। 1924 अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी, 2 वर्ष से चल रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त होता है। 1928 बारदोली में किसान आंदोलन प्रारंभ होता है। 1929 लाहौर अधिवेशन दिसंबर पूर्ण स्वराज की मांग करता है, कांग्रेस का लक्ष्य घोषित होता है। 1930 में अम्बेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं तथा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू करते हैं। 12 अप्रैल को दांडी यात्रा निकालते हैं। 1931 गांधी इरविन समझौता होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलनों को वापस लेना होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व सरकार के गठन का आश्वासन होता है। 1939 कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र, पूरी कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देती है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है अगस्त में, 8 अगस्त को। 1946 महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली तथा एक हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हैं। फिर 1930 प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल एकीकृत डिले डाले भारतीय संघ के भीतर एक उत्तरी पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत का विचार पेश करते हैं। 1933 या 1935 कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान या पाकिस्तान नाम पेश किया।
1937 से 39 ब्रिटिश भारत के 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल सत्ता में आई। 1940 लाहौर में मुस्लिम लीग मुस्लिम बहुत इलाकों के लिए कुछ हद तक स्वायत्तता की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश करती है। 1946 में प्रांतों में चुनाव संपन्न होते हैं। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस को और मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग को शानदार कामयाबी मिलती है। मार्च से जून 1946 ब्रिटिश कैबिनेट अपना 3 सदस्यीय मिशन दिल्ली भेजता है, कैबिनेट मिशन के रूप में। अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई के पक्ष में फैसला लेता है। 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में हिंदू, सिखों और मुसलमानों के बीच हिंसा फूट पड़ती है। कई दिन चलने वाली यह एक हिंसा है। इस हिंसा में हजारों लोग मारे जाते हैं। मार्च 1947 कांग्रेस हाईकमान पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल हिस्सों में बांटने के पक्ष में फैसला लेता है और बंगाल में भी इसी सिद्धांत को अपनाने का आह्वान करता है। मार्च 1947 के बाद अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगते हैं। 14-15 अगस्त 1947 पाकिस्तान का गठन होता है, भारत स्वतंत्र होता है। महात्मा गांधी सांप्रदायिक सौंदर्य बहाल करने के लिए बंगाल का दौरा करते हैं। अगला बिंदु है संविधान का निर्माण। 1945 में क्या घटनाएं? 26 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार में सत्ता में आती है और जनवरी 1945 को भारत में आम चुनाव होता है। 1946 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा करता है। 16 जून 1946 को मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति देता है। 16 जून 1946 को कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करती है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान होता है। 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस अंतिम सरकार का गठन करती है, जिसमें नेहरू को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला लेती है। 3 से 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली कुछ भारतीय नेताओं से मिलते हैं। इन वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकलता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अधिवेशन शुरू हो जाते हैं। 1947 की प्रमुख घटनाएं। 29 जनवरी 1947 को मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की मांग करती है। 16 जुलाई 1947 को अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक होती है। 11 अगस्त 1947 को जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्वतंत्रता कराची में जश्न मनाया जाता है। 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को भारत में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जाता है। 1949 दिसंबर 1949 में संविधान पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। दोस्तों, हमारा ये सेशन कैसा लगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर सेशन अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।